नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी परीक्षा साथी धर्मेंद्र सिंह एक बार फिर से आपको मौलिक अधिकार और मूल अधिकार पर अपने चैनल एग्जाम सिटी के माध्यम से आपको वीडियो लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई, पेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, जूनियर सुपर टेट सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और वीडियो में बहुत सारी बातें करूंगा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट से लेके फैक्ट डेवलप करूंगा, और क्वेश्चन जो भी आएगा, जिस एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ साथ नोट भी करते चलिएगा वीडियो के लिए। तो हम ये चैप्टर है मूल अधिकार और मौलिक अधिकार। मूल अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों एक ही बात है, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। और फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इनके आर्टिकल 12 to 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में। लेकिन हम मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लें कि मौलिक या मूल हम कहते किसे हैं। मौलिक या मूल किसे कहते हैं? आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे साइंस वाले स्टूडेंट होंगे ना, सुना होगा मूलभूत इकाई क्या है बॉडी की, या व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। तो बोलते हैं कोशिका, कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। ऐसे ही बोलते हैं मूल संरचना क्या है, ओरिजिनल संरचना क्या है, मूल स्थान क्या है, तो ओरिजिनल स्थान क्या है। तो ऐसे ही मूल या अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है। तो मूल का मतलब होता है बुनियादी। मूल का मतलब क्या होता है भैया? बुनियादी होता है। और बुनियादी वो होता है जिससे क्या है, जड़ें जुड़ी होती है, हमारी जड़ें। और जड़ आप सब लोग जानते हो, जड़ या बुनियाद हर व्यक्ति के लिए, हर संस्था के लिए, हर मकान के लिए आवश्यक होती है। तो ऐसे ही क्या है, जो मूल अधिकार है वो हर व्यक्ति के लिए क्या है, आवश्यक अधिकार है, बुनियादी अधिकार है। और इन अधिकारों को एक महान व्यक्ति हुए भैया, अर्थशास्त्री हुए जेम्स मिल। जेम्स मिल ने इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी कहा। जेम्स मिल ने इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी कहा, प्राकृतिक और जन्मजात, ये दोनों बातें कही। बोले ये अधिकार क्या है, प्राकृतिक होते हैं और जन्मजात होते हैं। तो प्राकृतिक क्या होता है, जन्मजात क्या होता है? मान लिया कि जो हमें जन्म से मिलता है उसे हम बोलते हैं जन्मजात। और प्राकृतिक जो भगवान ने दिया, जैसे आप सबके लिए मुंह दिया, मुझे भी मुंह दिया, तो मुंह बोलने के लिए दिया है, या चुप रहने के लिए भी दिया है। आंखें दी हैं, देखने को भी दी हैं और सेकने को भी दी हैं, तो आंखों का हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ दिए हैं, खाने को भी दिए हैं, और क्या, लिखने को भी दिए हैं। तो हमारी मर्जी हम कैसे यूज करें, कोई हमसे हाथ नहीं छीन सकता, मुंह नहीं छीन सकता, आंखें नहीं छीन सकता। ठीक, इस तो ऐसी क्या है, ये प्राकृतिक है और जन्मजात है ये अधिकार। अब क्या है, ये जो अधिकार प्राकृतिक और जन्मजात हैं, तो मैं बोल रहा था मूल अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्मजात अधिकार हैं। और आप लोग ही बताएंगे इसके लिए। मान लिया जो चीज़ें जन्मजात होती हैं, जन्म से मिलती हैं, वो हमसे कोई छीन सकता है? जैसे जन्म से हमें माता पिता मिले, जन्म से हमें जातियाँ मिली, जन्म से क्या है, हमें हाथ पैर मुंह मिले, कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता, हमारे शरीर से अलग नहीं कर सकता। तो हमारे ऐसे ही जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, इन्हें हमसे कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता, हमेशा हमेशा के लिए नहीं छीन सकता, बर्खास्त नहीं कर सकता, निलंबन भले ही हो जाए उनका। जैसे कि हमारा हाथ टूट गया या पैर टूट गया, कुछ टाइम काम ना कर पाए, या आंखों में कुछ हो गया तो काम ना कर पाए, तो ऐसे क्या मूल का निलंबन हो सकते हैं, संशोधन हो सकता है, लेकिन बर्खास्त नहीं हो सकते। और इसीलिए क्या है, जो मूल अधिकार मिले हुए हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं, याद रखना है, राज्य के विरुद्ध। राज्य का मतलब स्टेट। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हैं, ये एक प्रकार की गारंटी। कहीं सरकार क्या है, अपने गुमान में आके, सत्ता के अभिमान में आके, ताकत के अभिमान में आके जनता का, किसी व्यक्ति का शोषण ना कर दे। तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, जो कि हर व्यक्ति को मिले हुए हैं। राज्य के विरुद्ध किसे किसे मिले हैं भैया? व्यक्ति को मिले हैं। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त अधिकार जो हैं उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए उन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया, इनकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया। और जो हमारा मूल संविधान था, यानी कि 26 जनवरी 1950 जो लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस टाइम जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी। मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, 7 थी। और जो 7वां अधिकार था, 7वां अधिकार, उस अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार, जो अब नहीं है। 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो अब नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, इसके बारे में बात कर लें थोड़ी सी। बाकी और भी इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे हम आगे वीडियो में भी। संपत्ति का अधिकार, और इसे क्या किया गया, इसे 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, 78 द्वारा निरस्त कर दिया गया।
ये निरस्त की जगह हम लिखा देते हैं हटा दिया गया, हटा दिया गया। अब यहाँ से तो हटा दिया ही है, मूल अधिकार था हमारा भैया। जैसे मान लिया हमारी संपत्ति, हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, हमारी जमीन जायदाद हमसे कोई छीन, जब मूल अधिकार था तो मूल अधिकार जन्मजात होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, तो हमारी जमीन भी भैया हमसे कोई नहीं ले सकता। हमारा क्या है, कोई हम इसे बेच भी नहीं सकते, सरकार भी अधिग्रहण नहीं कर सकती। अब बताओ जरा, सरकार को स्कूल बनवाने हैं, स्कूल बनवाएगी सरकार, कॉलेज बनवाएगी, यूनिवर्सिटी बनवाएगी, हॉस्पिटल बनवाएगी, हवाई अड्डे बनवाएगी, रोड बनवाएगी, बहुत सारी चीज़ें बनवाती है सरकार, नालियाँ भी बनवाती है। तो क्या है, अब यहाँ पे जो संपत्ति हमारी क्या है, मूल अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। तो फिर क्या है, फिर सरकार कहाँ बनवाएगी, क्या हवा में बनवाएगी, हवाई अड्डा हवा में बनेगा, हाँ, या इसके अलावा हॉस्पिटल हवा में लटकता हुआ बनेगा ऊपर नीचे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या किया, संपत्ति के अधिकार में थोड़ा संशोधन कर दिया, सुधार कर दिया। बोले संपत्ति को हटा देते हैं, 44 में संशोधन किया गया, 1978 में किया गया था ये, 1978 में, और इसे बना दिया गया संपत्ति का जो अधिकार है उसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को बनाया गया कानूनी अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है, कानूनी अधिकार है। और अब जो दिया गया है ये कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत दिया गया, अनुच्छेद 300 का या ए, एक ही बात है, और भाग 12। तो अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 300 ए में दिया गया है और भाग 12 में दिया गया है। और पहले जो संपत्ति का अधिकार था, पहले जो था अनुच्छेद 19 और 31 में था। ये पहले जो अधिकार था अनुच्छेद 19 और 31 में था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भैया, एक एक करके सुनना क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत गर्मी लग रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपके लिए मेहनत हो रही है, तो एक एक करके क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सरल सा क्वेश्चन जो बहुत बार पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, 10+2 में आ चुका है, पैट में, लेखपाल के एग्जाम में भी आ चुका है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इनमें से किन अधिकारों को प्राकृतिक व जन्मजात अधिकार कहा जाता है? तो ऑप्शन बहुत सारे होंगे, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो क्या है, मूल या मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या जन्मजात अधिकार होते हैं। तीसरी बात पूछेंगे, भारतीय संविधान में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हर एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों कहाँ से प्रेरित हैं या किस देश के संविधान से लिए गए? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। अब पूछते हैं मूल संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 का संविधान या 1978 से पहले का संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल अधिकारों की कुल जो संख्या थी 7 थी। ठीक, राइट आंसर क्या, 7। अब पूछेंगे वर्तमान में कितनी? तो भैया 7वां हट गया, तो बताओ कितनी हुई? तो 6 हुई। तो अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है। अब पूछे कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया अधिकार? तो 1978 में 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया। कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। नेक्स्ट पूछेंगे कि भैया व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध संविधान के, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, एसआई के लेवल का है, जीआईसी के लेवल का है, पीजीटी टीजीटी है, जूनियर सुपर टेट के लेवल का क्वेश्चन है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को सुरक्षा या राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को गारंटी या राज्य की मनमानी से व्यक्ति का बचाव संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में किया गया है, याद रखना है। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को गारंटी जो है किस भाग में दी गई? तो भाग 3 के। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, ये भी टफ क्वेश्चन है, एसआई, जीआईसी, एसएससी, सीजीएल, इस लेवल का क्वेश्चन है, या जूनियर सुपर टेट। आप पूछेंगे कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हुए हैं भैया? अब ऑप्शन होंगे, मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हुए हैं? राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध। तो किसके विरुद्ध प्राप्त हुए हैं? तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। आप पूछेंगे कि मूल अधिकार की प्रवृत्ति क्या है? तो नकारात्मक है, राज्य के विरुद्ध नकारात्मक है क्योंकि उसके कामों को रोकता है। आप पूछते हैं कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का में है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। और कौन से भाग में है? तो भाग 12 में है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन बताया कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 7 थी और अब कितनी है? तो 7वां संशोधित हो गया 44वें संशोधन द्वारा 1978 में। तो कितने बचे भैया? 6 बचे। अब क्या है, ऐसा हो सकता है, इससे क्या हमारे मूल अधिकार है, बोलना मुँह दिया है, बोलना मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, देखना भी हमारा मूल अधिकार है, सोना भी आंखें बंद करके हमारा मूल अधिकार है शांतिपूर्वक। लेकिन ऐसा हो सकता है मूल अधिकार छीन ले, पसंद चुनना भी मूल अधिकार है, शादी करने का ही राइट छीन ले हमसे कोई, छीना जाता है, भारत में तो बहुत छीना जाता है। तो अब के मूल अधिकार को संरक्षक कौन है भैया? गार्जियन कौन है, अभिभावक कौन है, कौन दिलाएगा मूल अधिकार हमारे लिए? तो संविधान में कह दिया गया है साफ साफ, मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है या उच्चतम न्यायालय है। और जिस अनुच्छेद के तहत ये संरक्षक है उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 32। इसके बारे में डिटेल से ही बताऊंगा,
जब मूल अधिकारों का हनन होता है हमारा, कोई भी चाहे सरकार छीने, चाहे कोई सरकारी अधिकारी छीने, चाहे न्यायालय छीने, तो भैया हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत वो रिटे जारी करता है और हमारे मूल अधिकार की हमें वापसी हो जाती है। जैसे हमारा क्या है, पसंद करने का कोई अधिकार छीन ले रहा है, और पसंद करने का अधिकार हमें कैसे मिलेगा, तो पसंद चुनने का अधिकार हमें ऐसे मिलेगा, हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। हमसे क्या है, नौकरी करने का कोई अधिकार छीन ले, नौकरी करने का अधिकार भी हमें इसको बोले कि तुम भैया ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, ब्राह्मण को मिलेगी, तो हम मूल अधिकार है हमारा नौकरी करना, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कभी कभी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ना जाएं तो हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों का संरक्षक है। हाई कोर्ट भी हर राज्य में होता है, ये भी संरक्षक है, और ये अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षक है। और ये भी 5 प्रकार की जो रिटें जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। अब मूल अधिकार से जुड़ी हुई कुछ और बातें पढ़ लें। मूल अधिकारों में संशोधन यानी कि सुधार जो है, सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है। निलंबन यानी कि सस्पेंड, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। बर्खास्तगी यानी कि मूल अधिकार को खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या है, मोदी जी को लगे अभी, जैसे मोदी जी ने दाढ़ी रखा लिया बड़ी सी, योगी जी क्या, योगी जी है क्लीन, तो उनको लगे कि भैया क्या है, मोदी जी कहें कि जैसे कोरिया का जो तानाशाह है वो कहता है जैसे बाल मेरे वैसे बाल सब रखेंगे, तो मोदी जी को लगे जैसे मेरी दाढ़ी वैसे सब दाढ़ी रखेंगे, लड़कों की भी दाढ़ियाँ और लड़कियों की भी दाढ़ियाँ। तो भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, मूल अधिकार मिले हुए हैं। या योगी जी कहें सब गंजे होके रहेंगे मेरी तरह, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं और मूल अधिकार अभी खत्म हो नहीं सकते हमारे यहाँ। तो संशोधन की बात करते हैं, सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हो सकता है, सुधार जो है संशोधन है हो सकता है। और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जो है हो सकता है, और अनुच्छेद 368 के तहत हो सकता है संशोधन। बहुत गर्मी है भैया, आज पसीना आ रहा है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन यानी कि सुधार जो होना है वो अनुच्छेद 367 के तहत संशोधन हो सकता है। इसके अलावा निलंबन, मूल अधिकार को निलंबन कुछ समय के लिए रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है, तो मूल अधिकार को क्या है, निलंबन भी क्या है, हो सकता है, निलंबन हो सकता है, रोका जा सकता है आपातकाल के दौरान, हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, और 21 को छोड़कर, अब आप सोचते हो कि अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है भैया ऐसा कि ये निलंबित नहीं हो सकते, बाकी सब निलंबित हो जाएंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। प्राण दैहिक स्वतंत्रता दी गई है इसके बारे इसमें, उसके बारे में बात करेंगे हम। अनुच्छेद 20 और 21 नहीं, तो बर्खास्तगी जो खत्म नहीं हो सकते, मूल अधिकार कभी भी क्या है खत्म नहीं हो सकते, बर्खास्तगी नहीं हो सकती। खत्म तभी होंगे जब भारत में क्या है, लोकतंत्र खत्म हो जाए, जो हम कहते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं दुनिया का, और लोकतंत्र की समाप्ति हो जाए तो क्या है, मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे। और बाकी अन्य किसी भी परिस्थिति में मूल अधिकार खत्म नहीं हो सकते। पसीना पोंछ लूं भैया, एक मिनट। नहीं, अन्य किसी भी स्थिति में खत्म नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है भैया, क्वेश्चन ये है, भाइयों और बहनों, मैं भी कह दूं मेरा भी मूल अधिकार है बोलना, भाइयों बहनों या मित्रों भी कह सकता हूँ, क्योंकि मूल अधिकार है, कुछ भी बोलो। तो मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों संरक्षक हैं। अब पूछेंगे कि बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कमेंट, क्वेश्चन ना आए हो, ये किसी प्रैक्टिस सेट से देखना, किसी भी कंपटीशन के किसी भी लेवल के सारे क्वेश्चन यही होते हैं, और जब भी एग्जाम देने जाओगे तो यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूछेंगे सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार और संरक्षक किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार का संरक्षक है। अब पूछेंगे उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, वो से तो अनुच्छेद 226 के तहत। अब क्वेश्चन एक तरीके से और भी हो सकता है, मूल अधिकारों के हनन पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। रिटों के बारे में हम पढ़ेंगे, याद रखना है अभी थोड़ी देर में। और पूछेंगे हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत। अब पूछेंगे क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो मूल अधिकार में संशोधन क्या है, हो सकता है। अब पूछेंगे मूल अधिकार संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अब पूछेंगे मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, लेकिन कौन से मूल अधिकार जो है निलंबित नहीं हो सकते, तो मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो निलंबित नहीं हो सकते। बहुत बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पूछेंगे मूल अधिकार को किसी भी स्थिति में बर्खास्त किया जा सकता है, तो बर्खास्तगी मूल अधिकारों की नहीं हो सकती। अब हम आते हैं मूल अधिकार पे, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है,
फिर उसके बाद पहला अधिकार पढ़ेंगे समानता का अधिकार। तो मूल अधिकारों से जुड़े जो संवैधानिक प्रावधान हैं, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अधिकार पे जाने से पहले, जो 6 अधिकार हैं उन पे जाने से पहले हम अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में पढ़ लें। अनुच्छेद 12 क्या कहता है और अनुच्छेद 13 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज स्टेट। तो अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। तो राज्य किसे माना गया है भैया, मूल अधिकार किस किस के विरुद्ध मिले हुए हैं। तो राज्य हम जानते हैं, यहाँ बोले क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, इनके विरुद्ध भी गारंटी है, मूल अधिकारों में दी गई है गारंटी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के विरुद्ध। इसके अलावा लीगल इंस्टीट्यूशन या वैधानिक संस्था। और चौथा है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, तो लोकल गवर्नमेंट। तो ये चारों जो हैं, ये चारों राज्य के तत्व माने गए हैं, राज्य माने गए हैं। और मूल अधिकार जो हैं इनके विरुद्ध मिले हुए, मूल अधिकार जो है इनके विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं, व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं। इन राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त जो अधिकार हैं उन्हें हमने क्या है, मूल अधिकार प्राप्त कहा है, व्यक्ति को प्राप्त। राज्य के विरुद्ध जो हैं इनके विरुद्ध हैं और व्यक्ति को प्राप्त हैं, वो मूल अधिकार है, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन यहाँ से जब आता है तो ऐसे आता है कि राज्य की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में दी गई है, भाग 3 के लिए। तो भाग 3 के लिए राज्य की जो परिभाषा है अनुच्छेद 12 में दी गई है। और कौन कौन से 4 तत्व शामिल हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, लीगल इंस्टीट्यूशन यानी वैधानिक संस्था जैसे ओएनजीसी, सेल, गेल, लोकल गवर्नमेंट यानी कि नगर निकाय जो हैं, स्थानीय निकाय जो हैं। तो ये चारों जो हैं राज्य का अंग माने गए हैं, मूल अधिकार इनके प्राप्त हैं हमारे लिए। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो कैसे आएगा कि मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 12 में दी गई है। कितनी चीजें शामिल हैं, तो 4 चीजें हैं, सेंट्रल, स्टेट, लोकल और लीगल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 13 में। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की असंगत विधियां। असंगत जानते भैया, असंगत होता है भाइयों और बहनों, हाँ भूल गया मैं, तो भाइयों और बहनों बोलना है मुझे। असंगत विधियां क्या होता है, अनमैचिंग लॉ, अनमैचिंग लॉ। तो जो भी कानून हैं, जितने भी कानून हैं मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते, वो सबके सब कानून क्या है, अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या है, रद्द कर सकता है। उन कानूनों पर की समीक्षा कर सकता है, अगर खराब पाए गए तो खत्म कर सकता है उन कानून को। जैसे मैं एक पहले का कानून बताता हूँ। पहले का एक कानून था कि अगर ब्राह्मणों से गाय की हत्या हो जाए तो ब्राह्मण क्या है भैया, उन्हें सिर्फ देश निकाला दिया जाता था, देश से बाहर कर दिया जाता था। अगर शूद्र से यही हत्या गाय की हो जाए तो शूद्र को फांसी दी जाती। तो क्या था, अनमैचिंग लॉ था, मूल अधिकार था ही नहीं, ब्राह्मण के लिए अलग लॉ, शूद्र के लिए अलग लॉ। ठीक, ऐसे ही क्या था, जैसे अभी क्या था तुम्हारा ट्रिपल तलाक वाला, जैसे बहुत सारे लोगों ने विरोध किया ट्रिपल तलाक का। तो ट्रिपल तलाक भी जो था हमारे फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खा रहा था, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ था कहीं ना कहीं। तो वो भी क्या है, अभी खत्म कर दिया गया है, ट्रिपल तलाक वाला जो था वो भी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे कानून मैं बताऊंगा आपके लिए। तो मूल अधिकारों की जो असंगत विधियां हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है अनुच्छेद 13 के तहत। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समीक्षा कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 में भी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है। और किसे दी गई है ये शक्ति भैया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मूल अधिकारों की जो असंगत विधियां हैं किस अनुच्छेद में दी गई हैं। तो अनुच्छेद 13 में दी गई हैं। और पूछे कि मूल अधिकारों की असंगत विधियों को सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रद्द कर सकता है, जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते कानून, तो अनुच्छेद 13 के तहत कर सकता है। या ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन है और इसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अच्छे एग्जाम जो आने वाले हैं, बड़े बड़े एग्जाम, चाहे CGL हुआ, चाहे GIC हुआ, चाहे PGT हुआ, आप सब लोग जानते हैं, सब होशियार हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में समाहित है या दी गई है। अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त,
तो क्या लगाओगे भैया, अनुच्छेद 13 में, क्योंकि समीक्षा यहाँ भी कर सकता है। हाँ भैया, अब क्या है ना, अब हम चलते हैं मूल अधिकारों की तरफ। अनुच्छेद 12 और 13 हमने पढ़ लिया है, और अब जो मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। देखो भैया, हाँ इसे मत देखना, ये क्या है ना, संसाधन नहीं है, तो संसाधन साधन से ज़्यादा जरूरी होता है साध। अगर साध को पकड़े रहो तो लक्ष्य मिल जाता है, तो उस पर मत जाओ, ठीक है। तो साध है मेरे पास में, पढ़ाने का हौसला है आपके पास पढ़ने का, तो हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो क्या है, समानता का अधिकार हम पढ़ेंगे, और जो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। और हम मूल अधिकार हम जान लें, मूल अधिकार क्या है, व्यक्ति को मिले हैं, व्यक्ति की जो मर्जी है, लेकिन दूसरे का नुकसान ना हो, वो कर सकता है, वही उसके मूल अधिकार हैं, दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता। तो समानता का अधिकार पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लें समानता क्या है। समानता, इक्वलिटी, समानता क्या है और समता क्या है, ये दो अवधारणाएं हैं, समानता और समता। तो समानता क्या है, मान लिया ये भैया कोई स्टैंडर्ड है, ये पासिंग मार्क रख दिया, ये पासिंग मार्क सबके लिए। 4 कैटेगरी हैं, ओबीसी, एससी, इसके अलावा एसटी, इसके अलावा जनरल, ये 4 कैटेगरी रखी हैं, सबके लिए पासिंग मार्क रख दिए। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए किसी एग्जाम 50 नंबर का पेपर हुआ, 50 नंबर के पेपर में एक पासिंग मार्क रख दिए, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स पासिंग मार्क रख दिए। बोले ये समानता है, सबको बराबर है भैया, सबको बराबर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। समता जो है इसका अपवाद है, समता कुछ और कहता है। समता कहता है संसाधनों के अकॉर्डिंग नंबर रखे जाएं। ओबीसी का मान ली, जनरल जो है उसे संसाधन का भाव होता है, संसाधन ज़्यादातर लोग को मिले होते हैं। एसटी माना जनजाति है, जंगलों में रहती है, तो उसके बाद वो संसाधन नहीं होते, तो सबके लिए क्या है, अलग अलग हमारे यहाँ कट ऑफ होती है। बोले आरक्षण दिया 27%, किसी को 21%, किसी को 16%। तो ये क्या है, समता है। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि क्लास है और मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, रीना, मीना, मीतू, सोनी, बबली, बबता, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जुनैद, मुदस्सर, अनुज, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अब क्या है, उनमें से माना कि 5 बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा है, 6 फुट के हैं, कुछ बच्चों की हाइट क्या है, 5 फुट के आसपास है। अब क्या है, 6 फुट वाले बच्चे जो हैं क्लास में आगे कब्जा कर लेते हैं, आगे की सीटों पर, और 5 फुट वाले बच्चे पीछे, और आगे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब भैया 5 फुट वाले को दिखेगा, 6 फुट वाले आगे बैठे हैं, नहीं दिखेगा ना। अब क्या है, अब समानता क्या होती है, जो पहले आए पहले पाए। अभी 6 फुट पहले आए, पहले बैठे हैं। समता क्या कहती है, समता कहती है ये कि क्लास का में सीटिंग प्लान ऐसे हो, जो 5 जो छोटे बच्चे हों वो आगे बैठ जाए, उनसे लंबे हों वो पीछे, उनसे लंबे वो पीछे। तो ये क्या है, समता है। समता और समानता में यही डिफरेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें जो जो मूल अधिकार दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा विशेष, परीक्षा साथी में आपका धर्मेंद्र सिंह, यही चीज़ें बताऊंगा आपके लिए। लेकिन बताइएगा जरूर, लाइक डिसलाइक मुझे जरूर चाहिए। लाइक अच्छी लगी तो लाइक करना, खराब लगी तो डिसलाइक करना, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाएंगे, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूंगा। देखो अब क्या है, समानता का अधिकार, सबसे पहले अनुच्छेद 14 पे आ जाएं। तो अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है, 2 बातें कहता है। अनुच्छेद 14 2 बातें कहता है। एक तो कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समक्ष का मतलब सामने, के समक्ष समता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, EBL लिख दिया मैंने यहाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा इसका पार्ट कहता है अनुच्छेद 14 का ही, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का क्या भैया, समान संरक्षण, मतलब सब पे एक जैसे कानून लागू होंगे। विधियों का समान संरक्षण, इसे हम बोलते हैं EPL या इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। सबको क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन मिला है लॉ का। अब विधियों के समक्ष समता का जो है लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विधियों के समक्ष समता जो है ब्रिटेन से ली गई है, और इसे एक राजनीतिक विचारधारा के लोग, राजनीतिक विचारक थे, एक AB डाइसी ने दिया ये। बोले क्या है, विधि के समक्ष समता होनी चाहिए सभी लोगों, तो AB डाइसी ने कहा, AB डाइसी का ये विचार है। और विधियों का जो समान संरक्षण है भारतीय संविधान में लिया गया, ये USA यानी कि अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं। जैसे कि अब क्वेश्चन सुन लो एक बार, क्वेश्चन जो आता है ऐसे आता है कि विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 14 में। अब क्वेश्चन दूसरा हो सकता है विधियों के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई, तो अनुच्छेद 14 में। मतलब समानता भी इसी में है और संरक्षण भी इसी में है। पूछेंगे कि विधि के समक्ष समता जो है, समानता है, कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई,
और किसने दिया ये विधि के समझ समता का सिद्धांत? तो एबी डाइसी ने दिया। और संरक्षण किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। जैसे कि अब मान लिया, अपवाद बता रहा हूं पहले इसके में, अपवाद है राष्ट्रपति इसका अपवाद है, राज्यपाल इसका अपवाद है, सांसद विधायक इसके अपवाद हैं, सांसद विधायक। अब मुख्यमंत्री तो अपने आप ही हो जाएगा जब विधायक है, प्रधानमंत्री अपने आप ही अपवाद हो जाएगा जब सांसद अपवाद है। तो समझ रहे हो ना? तो ये अपवाद है। जैसे मान लिया किसी को सजा होगी, मान लिया सजा को माफ करने का अधिकार किसके पास दिया संविधान ने? राष्ट्रपति कर सकता है, क्षमादान की शक्ति है। अब राष्ट्रपति को सजा हो गई, राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति अपने पर क्षमादान लगा लेगा, मोहर लगा लेगा, कर दिया माफ। तो क्या है? राष्ट्रपति इसका अपवाद है। राज्यपाल भी कर सकता है क्षमादान फांसी को छोड़ के, या सेना अदालत के दंड को छोड़, तो ये भी माफ करे, तो ये अपवाद है ये दोनों। और सांसद विधायक का अपवाद है जब संसद के सत्र चलते हो, उनके खिलाफ क्या है कोई केस नहीं होता, उस टाइम पे ये अपवाद है। इनके अलावा जितने भी लोग रहते हैं, हम और तुम सब लोग, हम और तुम सब मिला के सभी लोग, चाहे वो काले हों, गोरे हों, मोटे हों, पतले हों, मजदूर हों, किसान हों, व्यापारी हों, या फिर नौकरी पेशा हों, कोई भी हों, उन सबको क्या है विधि के समझ समानता मिली है। सबके लिए क्या है एक जैसे कानून है, सब कानून की नज़र में समान है। और अगर वो कोई कुछ करते हैं दंड, तो सबको क्या है एक जैसे कानून से सजा मिलेगी। जैसे मान लिया किसी काले आदमी ने मर्डर कर दिया तो उस पर भी 302 लगेगी आईपीसी की धारा, और गोरे ने कर दिया तो उस पर भी 302 लगेगी। ऐसा नहीं है कि छूट हो जाए भैया काले ने किया गोरे ने किया। मजदूर ने कर दिया तब भी 302 लगेगी, मर्डर कर दिया। और क्या है किसी के है अमीर किसान ने किया तब भी, गरीब ने किया तब भी 302, और अमीर करेगा तब भी 300। तो ये है विधि के समझ समानता, विधियों का समान संरक्षण। इसे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अब पूछते हैं कि विधियों के समझ समानता जो है या समता है किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 14 में। इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? तो 14 में है। किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। किस विचारक ने दिया? तो एबी डाइसी ने दिया। पूछते विधियों का समान संरक्षण किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद और विधायक, ये अपवाद है। फिर से याद रखना है, अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद और विधायक, ये इसके अपवाद है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 कहता है, ये 5 चीजें याद रखना है सारे बच्चों को। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 मूल वंश, नंबर 3 जाति, नंबर 4 लिंग और नंबर 5 जन्म स्थान। इन पांचों आधार पर जो होने वाला भेदभाव है, चाहे वो सरकार करती है चाहे व्यक्ति करता है, इन पांचों आधार पर होने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसे और समझते हैं। बोले भैया तुम आर्मी में नहीं जा सकते, तुम मुसलमान हो, हाँ, तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती कि तुम टीचर नहीं बन सकते, तुम मौलवी बनोगे, मुसलमान हो। तुम भैया ब्राह्मण हो, सिर्फ पंडित ही बनोगे, हवन करोगे, हाँ, तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। मूल वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता। वंश क्या? जैसे बोले तुम अफजल गुरु के खानदानी हो, अफजल गुरु के बेटे, अभी बना ना, आप जल्दी में देखा होगा आपने न्यूज, अफजल गुरु के बेटे ने, जो आतंकवादी था संसद हमले में पकड़ा गया, उसका दोषी था, उसके बेटे ने अभी क्या आईआईटी पास किया, आईआईटी का एग्जाम। तो सरकार ने आईआईटी पास करने दी, फॉर्म भरने दिया, पास करने दिया। तो क्या है, मूल वंश के आधार पर भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती कि तुम्हारे वंश के ये थे, तुम्हारे वंश के वो थे, तो इसलिए हम क्या तुम्हें नौकरियां नहीं देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे कि तुम अफजल गुरु के बेटे हो। या फिर तुम क्या है, जैसे ओवैसी का नाम सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी, बोले क्या है तुम निजाम के खानदानी हो, हैदराबाद के हो, निजाम के यहाँ से आते हो, निजाम पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा होता है हमारे यहाँ? नहीं होता बिल्कुल भी। सांसद हैं, कई बार सांसद लड़ते हैं। तो या तुम जो सिंधिया के खानदानी हो, सिंधिया ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो बोले कि हम तुम्हें इलेक्शन लड़ेंगे। सिंधिया भी सांसद है, मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में सांसद है। तो वंश के आधार पर भी सरकार क्या है, भेदभाव नहीं करेगी, ना धर्म के आधार पर करेगी। अब आ जाए जाति। तो जाति क्या है? बोले क्या है, तुम क्या है एससी से आते हो, एसटी से आते हो, या फिर ऐसे छोड़ो जी, तो वर्गीकरण है, हम पे सीधी जातियों पे आते। बोले तुम क्या कुर्मी हो, तुम कुर्मी हो, तुम क्या है जाटव हो, तुम क्या है जाट हो, तुम क्या है ब्राह्मण हो, तुम क्या है इसके अलावा गुर्जर हो। तो क्या है, बोले ये जातियां हैं, बोले ये वाली जातियां हैं, जो ये वाली जाति ज़्यादा लड़ाकू होती हैं, आर्मी में जाएंगी। ब्राह्मण क्या है, सारे टीचर बनेंगे। ये क्या है, ये समाज सेवा के लिए जाएंगी ये जातियाँ। ये क्या है, किसानी के लिए जाएंगी, कृषि का कार्य करेंगे। तो ऐसा भेदभाव कर सकती सरकार? बिल्कुल नहीं करेगी सरकार ऐसा भेदभाव। जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी सरकार। और क्या है, जाति के आधार पर भेदभाव अगर कोई भी करता, चाहे सरकार हुई चाहे कोई व्यक्ति हुआ, उसको सजा दी जाएगी बराबर।
और उसे दंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव को क्या है, मैं नेक्स्ट अनुच्छेद में पढ़ाऊंगा, प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन सरकार जातियों के आधार पर विशेष सुविधा कर सकती है। जातियों के आधार पर सरकार क्या है, विशेष सुविधा कर सकती है। जैसे कि आरक्षण के बारे में बात करूंगा, अब इसी अनुच्छेद में करूंगा, तो विशेष सुविधा कर सकती है। जन्म स्थान को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर सकती सरकार। बोले क्या तुम पहाड़ पे पैदा हुए भैया, तो समुद्र तट के एरिया, तुम समुद्र तट वाले हो मछली पालोगे, और पहाड़ वाले हो चाय की खेती करोगे, तो ऐसा कर सकती है? नहीं करेगी बिल्कुल सरकार। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लिंग यानी कि सेक्स, तो इसके लिए बोल लड़कियां हैं, लड़कियां क्या है, पुलिस में नहीं जाएंगी, पुलिस में दौड़ना पड़ता है। लड़कियां आर्मी में नहीं जाएंगी, दौड़ना पड़ता है। लड़कियां एयरफोर्स में नहीं जाएंगी, या डॉक्टर नहीं बनेंगी, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं। हाँ, तो ऐसा क्या है, ऐसा सेक्स के आधार पर भी कोई भेदभाव सरकार नहीं कर सकती। विशेष सुविधा कर सकती है लेकिन भेदभाव नहीं कर सकती, याद रखना है। तो इन सारे भेदभावों को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन सरकार जो विशेष सुविधा कर सकती है, तो शैक्षिक संस्थान जो है, जैसे स्कूल कॉलेज, शैक्षिक संस्थानों में जो आरक्षण मिला है, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15(4) के तहत दिया गया, इसी में विशेष सुविधा है। जैसे कि ओबीसी के जो क्रीमी लेयर के नहीं है, जिनकी आय 8 लाख सालाना से कम है, जिनके माता पिता की, तो ओबीसी वालों को शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण मिला। इसके अलावा एससी एसटी को आरक्षण मिला। कुछ जगह महिलाओं को भी आरक्षण है, महिला विद्यालय भी होते हैं। तो ये आरक्षण विशेष सुविधा के तहत है, भेदभाव नहीं है, एक वर्गीकरण है, भेदभाव नहीं है ये। तो शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15(4) के तहत मिला है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा भैया, भाई और बहनों, बहुत बार बार भूल जाता हूँ मैं, भाई और बहनों, हाँ बोलने की स्वतंत्रता है मेरी। तो अनुच्छेद 15 पूछेंगे कि धर्म मूल वंश, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट पूछेंगे कि शैक्षिक, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक संस्थानों में, याद रखें, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो अनुच्छेद 15(4) के तहत मिला है। सरकार पूछेंगे, सरकार अनुच्छेद 15 के तहत इनमें से क्या कर सकती है? भेदभाव, विशेष सुविधा, तो क्या विशेष सुविधा कर सकती है जो इन जातियों के लिए, इन लोगों के लिए शैक्षिक संस्थानों में की गई है। तालाब घाटों स्नान घरों इन सब में की गई है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट अनुच्छेद पे आते हैं। अनुच्छेद 16 जो है, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सब लोगों को दी गई है। तो सार्वजनिक नियोजन क्या होता है भैया? सार्वजनिक नियोजन के बारे में आ जाऊँ। सार्वजनिक क्या होता है? सार प्लस जनिक, सार प्लस जनिक। तो सार का मतलब होता है सभी, तो सभी लोगों के लिए, सभी, और जनिक का मतलब होता है लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों के लिए। तो सभी लोगों के लिए क्या है? जैसे मान लिया मैंने कोई कोचिंग संस्थान खोला, कोई प्राइवेट चीज़ खोली मैंने, तो वो क्या सभी लोगों के लिए होगी? हो सकता है मैं सटे आ जाऊँ तो मैं बोलूँ सिर्फ ब्राह्मण लगेंगे, सिर्फ मेरी जाति के लोग लगेंगे, सिर्फ गोरे लगेंगे, सिर्फ काले लोग लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा प्राइवेट है, अपना है, खुद का है। लेकिन सभी लोगों को क्या, अब सरकार ने एक स्टेशन खोली, मान लिया उसने रेलवे स्टेशन खोली, तो क्या तो सरकार ऐसा कह सकती है कि यहाँ पे एससी का नहीं जाएगा, एसटी का नहीं जाएगा, सिर्फ ब्राह्मण जाएंगे, सिर्फ ओबीसी जाएंगे, यहाँ पे टिकट बाबू जो होगा एससी का नहीं होगा? ऐसा हो सकता है? कह सकती है? नहीं कह सकती। तो क्या है, जो सरकार की जितनी भी प्लानिंग होती है, चाहे रोड बने, चाहे सरकारी अस्पताल बने, चाहे वहाँ जॉब लगने वाले लोग हों, तो सरकार जितने भी नियोजन होते हैं, जितनी भी क्या है पब्लिक प्लानिंग होती है, जो सभी लोग की सरकारी नौकरियां हैं, उनमें क्या सबको अवसर की समानता दी गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। और सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है, यहाँ याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के तहत मिला है। अनुच्छेद 16(4). बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी वीडियो में भी थोड़ा गलत बता देते हैं। और एक तो बड़ा फेमस से गुरुजी हैं हमारे, इनका बहुत सम्मान करता हूं मैं, उनके आप फंडामेंटल राइट से लेकर 1857 की क्रांति तक के उनके बहुत सारे व्यू हैं, बहुत सारे, सबसे ज़्यादा उनमें हर किसी में डेट गलत मिलेगी, हर किसी में एक ना एक डेट हर वीडियो में गलत मिलेगी आपके। तो यहाँ समझना है एक चीज़ को, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया गया है, और जो शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण है वो अनुच्छेद 15(4) के तहत है। जैसे बोला कि ओबीसी को इतना आरक्षण मिलता है, एससी को इतना मिलता है, एसटी को इतना मिलता है, तो अनुच्छेद 16(4) के तहत। क्वेश्चन यहाँ से आया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 16(4) के तहत। अब पूछेंगे सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता किसके तहत है? तो अनुच्छेद 16 में। पूछेंगे सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता किसमें? तो अनुच्छेद 16 में। तो ये चीज़ें थी अनुच्छेद 16 में। और
और मैं एक बात और भी बता दूं यहाँ पे कि जो है जो आरक्षण है, आरक्षण क्या है, मंडल आयोग, आरक्षण वाली जो व्यवस्था है, आरक्षण आरक्षण वाली जो व्यवस्था है वो मंडल आयोग की सिफारिश पर, मंडल आयोग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मंडल आयोग की सिफारिश पर 1991 में मिला। बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह जो थे उस टाइम प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी सरकार में 1991 में आरक्षण मिला। और मंडल जो कमीशन था 1979 में बना था। और इसे क्या है, मंडल आयोग को हम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन ये होगा कि आरक्षण जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण जो है किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया, तो मंडल आयोग की सिफारिश पर। मंडल आयोग को अन्य किस नाम जाता है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। मंडल आयोग कब बना, तो 1979 में। आरक्षण कब मिला, तो 1991 में। आरक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बीपी सिंह थे। इस टाइम बहुत विवाद हुए थे। जो ओबीसी के अतिरिक्त जो वर्ग थे उन्होंने क्या रोड पे बसें फूकी, धरना प्रदर्शन किए, स्कूल में जो ओबीसी के बच्चे थे या और बच्चे थे उन्हें निकाल दिया गया। इस पर एक मूवी बनी है, देखना आप लोग, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 17 है, नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 छुआछूत, और छुआछूत को अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी भी कहते हैं, उसका अंत करता है। अब ये है क्या, ये एक बीमारी है भारतीय समाज की, भारतीय समाज की मानसिकता जो है, मानसिकता का ये कोड है, और ये बहुत ही हजारों सालों से ये कोड आया। ये छुआछूत की बीमारी थी बहुत टाइम से, कि हम छू गए, हमारे घर में कोई एससी का लोग आ गया, कोई दलित आ गया तो हम अपवित्र हो गए। तो ये छुआछूत का सरकार जब भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि ये गुलामी के कारण भी था भारत की, क्योंकि यही लोग जो थे इस्लाम में कन्वर्ट हुए, यही लोग थे अंग्रेज बने, यही लोग थे और धर्मों में गए। तो और इन्हीं लोगों ने, यही जो लोग थे, ने विदेशी जो आक्रांता थे, विदेशी रूलर थे, उनका सपोर्ट किया। तो इसकी वजह से क्या किया सरकार ने, ये चीज़ को सोचा, सरकार ने अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया। हमारे संविधान ने क्या किया, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इसके पक्के खिलाफ थे छुआछूत का अंत, उसने बहुत सारे कैंपेन भी किए, हरिजन नामक शब्द भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। स्वच्छता ही सेवा, जो मोदी जी का चश्मा, गांधी जी का चश्मा आता है, पीजीटी का फॉर्म भरा होगा, पुलिस का भरा होगा, सब में आता है, तो वो उनके द्वारा ही चलाया गया सबसे पहले। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 17 के तहत, इसी एक्ट के तहत। एक और मैं थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ, पूरी कहानी नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। SC ST एक्ट, इसे हरिजन एक्ट भी कहते हैं, 1989 में इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बना। यदि कोई उन जातियों के लोगों को मौखिक अपराध करता है, यानी बोल के, और इसके अलावा शारीरिक अपराध करता है, तो वो क्या है, SC ST एक्ट के दायरे में आएगा, उसको सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये 1989 में बना था SC ST एक्ट, और इसी अनुच्छेद के तहत बना था। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, और लेकिन सेना और विद्या संबंधी छोड़ के, जैसे DLED PhD वगैरह जो ये है छोड़ के करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है बार बार, कई बार है, उपाधियों का अंत जो है कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 18 करता है। और किनको छोड़ के, सेना और विद्या। और एक बात और याद रखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, ये सब क्या है, उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन फिर भी नाम के आगे भारत रत्न लगाना, नाम के आगे पद्म श्री लगाना, नाम के आगे पद्म भूषण लगाना, नाम के आगे पद्म विभूषण लगाना गैर कानूनी है। लगाते भले ही लोग हैं, लेकिन गैर कानूनी है संविधान के अनुसार। अब ये जो था चैप्टर, ये पार्ट 1 था मूल अधिकार पे, और इसके बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, मैं एक बार में 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, सॉरी। देखो, मैंने पढ़ाया कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और वैधानिक संस्थाएं अनुच्छेद 12 में दी गई हैं। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की असंगत विधियां हैं। मूल अधिकार क्या है, असंगत विधियां मूल अधिकारों की कोई है, तो अनुच्छेद 13 के तहत क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या रद्द कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 पढ़ाया, उसमें कहा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार था। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया। और शैक्षिक संस्थानों में जो आरक्षण था इसी अनुच्छेद के तहत दिया गया। नेक्स्ट था अनुच्छेद 16, सार्वजनिक नियोजन में अफसर की समानता पढ़ाई, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण था वो पढ़ाया। अनुच्छेद 17 जो है सामने लिखा है आपके, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत पढ़ाया। SC ST एक्ट 1989 में बना, इसी के तहत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ये चीज़ें पढ़ाई मैंने। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार होते क्या हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये पार्ट 1 था, इसे जरूर देखिएगा। और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट अपना जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाएंगे। और ये जितने टॉपिक पढ़ाए इनसे क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा सारे वनडे एग्जाम में। तो लाइक, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना, और खराब लगे तो डिसलाइक जरूर करना।
और दूसरी बात, अब एक एक बात मैं और बता दूँ, मूल अधिकार क्या अधिकार थे, कभी मेरे दिमाग में लेटेस्ट एग्जाम्पल आया है। लेटेस्ट एग्जाम्पल, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, फिर दूसरा कहते हैं मैं पकौड़े तलवा दूंगा तुझे अपनी चाहत में। तो ये मूल अधिकार है भैया, चाहे कोई पकौड़ा तले, हाँ, और चाहे कोई दुनिया भुला दे, सन्यासी बन जाए, विरह में चले जाए, प्रेमी बन जाए, तो मूल अधिकार है। और चाहे कोई पकौड़े तले, कितना ही पढ़ लिख ले पीएचडी का, तो ये भी मूल अधिकार है। आज़ादी हर इंसान को है। और नेक्स्ट में मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाऊंगा। जितने बड़े बड़े नामी चैनल देखें, ये मेरी शुरुआती कुछ वीडियो हैं, तो हो सकता है कॉन्टेक्ट थोड़ा वैसा हो, लेकिन जितने वीडियो हैं आपको याद करने की मैं पूरी गारंटी दूंगा, स्वतंत्रता का अधिकार और सारे के सारे क्वेश्चन। बाकी थैंक यू, कैसा लगा जरूर बताना।